क्वेश्चन कहता है कि चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण या निर्माता कौन थे? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। नंबर 1 महाराणा मोकल, भोज परमार, महाराणा हरि सिंह और नाग भट्ट प्रथम। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 भोज परमार होगा। एक चीज नोट करो, नारायण, त्रिभुवन नारायण मंदिर। दोस्तों कहते हैं कि इस मंदिर की मूल रूप से इसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। 11वीं सदी में भोज परमार ने कराया था। यह भोज परमार मालवा के बहुत गजब के परमार वंशीय राजा थे। इनकी राजधानी धारा नगरी मानी गई है। दोस्तों इन्हें कवि राजा भी कहा गया है। क्या कहा गया है इन्हें? कवि राजा। इनके बारे में एक तकड़ी बात तो यह है कि यह त्रिभुवन नारायण मंदिर जो बनाया गया, इसे भोज जगती, दोस्तों इसे भोज जगती भी कहते हैं कि 11वीं शताब्दी में यह निर्मित हुआ। और हम जानते हैं, एक तकड़ी बात बताता हूं, बहुत तकड़ी बात। कहते हैं कि 7वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था उत्तर भारत में। और गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर जो मंदिर निर्माण की शैली थी उसको हम क्या कहते हैं? महामारू शैली बोलते हैं। राजस्थान में जितने भी मंदिर आपको दिखेंगे जो गुर्जर प्रतिहार शैली में है, अर्थात जिसे महामारू शैली कहते हैं, जैसे दधी माता का मंदिर गोठ मांगलाद का हो गया, जैसे आपके ओशिया के मंदिर हो गए, जैसे आपके राजौरगढ़ का मंदिर हो गया, आपके अलवर राजौरगढ़ का मंदिर, जैसे आपके आबानेरी के हर्षत माता का मंदिर हो गया, जैसे आपका सिक्कर के गणेश्वर का हर्षनाथ मंदिर हो गया। ये तमाम गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है, यानी महामारू शैली में निर्मित है। और अंतिम और भव्य मंदिर इस शैली का वो था आपका किराड़ू का मंदिर। दोस्तों किराड़ू का मंदिर जो है, किराड़ू का मंदिर, यह कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार यानी महामारू शैली का अंतिम और भव्य मंदिर माना गया है। अब मैं आपको एक असली बात बता रहा हूं जो काम की आपके। प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार और महामारू शैली के बाद 11वीं शताब्दी में एक नई शैली विकसित हुई जिसे मारू शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारू शैली। दूसरा नाम है इसका सोलंकी शैली। दोस्तों इस गुर्जर प्रतिहार शैली के बाद मारू शैली बनी। मारू शैली जिसे सोलंकी शैली कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? सोलंकी शैली। गुर्जर प्रतिहार शैली के बाद यानी महामारू शैली के बाद एक तकड़ी बात बीच में और बोलना चाहूंगा। यह किराड़ू का मंदिर लगभग 1010 से लेकर 1015 के बीच में बना, अर्थात 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंतिम मंदिर बन चुका है गुर्जर प्रतिहार का। अब पूरी 11वीं शताब्दी बच गई, पूरी 11वीं यानी 11वीं शताब्दी जिसमें मारू शैली या सोलंकी शैली विकसित हुई। राजस्थान में कई जगह पर आपको इस प्रकार के मंदिर मिलेंगे जो मारू शैली में है, सोलंकी शैली में है। हमारा जो क्वेश्चन है वो गुर्जर प्रतिहार शैली में नहीं है। 11वीं शताब्दी में बना, परमार वंशीय राजा भोज परमार ने बनवाया। धारा नगरी मध्य प्रदेश के प्रकांड राजा मारू शैली में है, सोलंकी शैली में। यह बात आपको याद करनी है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं यहां से ताकि आपको याद नहीं रहे वो बात। मारू शैली सोलंकी शैली में। दोस्तों भोज जगती, और वैसे ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। आगे चल करके तकड़ी बात, और आगे चल करके मेवाड़ के अंदर, क्योंकि ये चित्तौड़गढ़ के किले में है दोस्तों, इसका एक और नाम मिलता है, इसे सम्मीधेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसे सम्मीधेश्वर मंदिर भी कहते हैं। आगे चल करके क्योंकि काफी सालों के बाद यह मंदिर थोड़ा जीर्णोद्धार की आवश्यकता पड़ी, तो मेवाड़ के एक राजा हुए राणा मोकल, कुंभा के पिताजी। राणा मोकल ने कहते हैं कि लगभग 1428 में इस मंदिर पर का जीर्णोद्धार कराया, और जीर्णोद्धार करा करके इस मंदिर के अंदर एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया।
1428 में राणा मोकल ने। और तकड़ी बात यह है, फन्ना, मन्ना और विसल इस जीर्णोद्वार कराते समय जो कहते हैं कि इसके मिस्त्री हुआ करते थे, वास्तुकार जो थे मोकल के, फन्ना, मन्ना और विसल, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्वार किया। 1428 का एक शिलालेख मिला है जिसमें इस मंदिर के जीर्णोद्वार का उल्लेख है। और जीर्णोद्वार किसने कराया? राणा मोकल ने। इस वजह से इस मंदिर को राणा मोकल का मंदिर भी कहा जाता है, राणा मोकल का मंदिर भी कहते हैं यार, मोकल जी का मंदिर भी, इसे मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों कहते हैं जो 1428 का एक लेख, शिलालेख, उस शिलालेख में टोटल लगभग आपके 75 श्लोक हैं और 53 पंक्तियां हैं। कभी मौका मिले तो जरूर देखना दोस्तों। इस श्लोक में, इस आपके शिलालेख में 75 श्लोक, 53 पंक्तियां हैं, जो कि 1428 का है। 1428 का शिलालेख है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी मौका मिले तो सम्मिधेश्वर मंदिर जरूर जाए। करना कुछ नहीं, आपको मैं तरीका बताता हूं। मान लो आप चित्तौड़गढ़ किले में पहुंच गए। चित्तौड़गढ़ किले में पहुंचने के बाद में जौहर स्थल आएगा। जौहर स्थल के ठीक राइट साइड में नीचे की ओर आपको जाना है, आपको यह मंदिर दिख जाएगा। और इस मंदिर के अंदर जो शिलालेख है वो अंदर की ओर है, बाहर नहीं है। आप इस मंदिर को जरूर देखें। सम्मिधेश्वर मंदिर, मोकल जी का मंदिर, त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर, ये कई नाम है इसके। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थानी लोक साहित्य रिदीठ सु हरजस काई है। दोस्तों हरजस क्या है? हरजस एक प्रकार से भगवान राम और भगवान कृष्ण को समर्पित करते हुए सैगुण भक्ति के लोकगीत। दोस्तों ये सैगुण भक्ति के लोकगीत है जो राजस्थान में प्रचलित है। ये भगवान कृष्ण और राम जी को समर्पित है। कृष्ण और राम जी, यानी भगवान कृष्ण और राम जी का नाम लेते हुए, उन्हें संबोधित करते हुए सैगुण भक्ति के जो लोकगीत राजस्थान में गाए जाते हैं उन्हें हरजस कहा जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? लोकगीत होगा। 4 नंबर ऑप्शन लोकगीत। एक और क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, राजस्थानी में राम कथारे आधार पर रामायण सिरे नाम सु आख्यान काव्य कुण लिख्यो। दोस्तों 4 ऑप्शन है, यानी राजस्थानी में राम कथारे आधार पर रामायण सिरे नाम सु आख्यान काव्य कुण लिख्यो, यानी राम कथा, भगवान राम की जो कथा है उस कथा पर आधारित जो रामायण है या रामायण के नाम से आख्यान काव्य किसने लिखा? 4 ऑप्शन है, पदम भगत, मोहता रूगनाथ, मेहोजी और श्रवण भूकर। दोस्तों मेहोजी गोदारा के कहते हैं कि डूंगरगढ़ तहसील के अंदर भोजास गांव है। भोजास गांव डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर जिले में भोजास गांव है और इस गांव के रहने वाले थे मेहोजी गोदारा। ये मेहोजी गोदारा जाम्बोजी जो बिश्नोई संप्रदाय के हैं प्रवर्तक जाम्बोजी, उनके शिष्य परंपरा में मेहोजी गोदारा का नाम है। कहते हैं कि इन्होंने लगभग 1518 ईस्वी में इन्होंने रामायण सिरे नामसु आख्यान काव्य लिखा। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि मेरे पास में एक और नाम है, हनुमंत किंकर। अभी आपने सुना होगा हनुमंत किंकर। कहते हैं कि इन्होंने राजस्थानी भाषा में रामायण लिखी। राजस्थानी भाषा में मैं लिखना चाहूंगा, राजस्थानी भाषा में रामायण किसने लिखी? रामायण, राजस्थानी भाषा में रामायण लिखने का श्रेय हनुमंत किंकर को है। जबकि एक और नाम हम पढ़ते हैं दोस्तों, कहते हैं कि एक बहुत ही गजब की चौपाई है, सीताराम चौपाई। दोस्तों सीताराम चौपाई के बारे में भी, सीताराम चौपाई को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है समय सुंदर, जो सांचौर के रहने वाले हैं। दोस्तों सांचौर के रहने वाले समय सुंदर ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है सीताराम चौपाई। दोस्तों इस चौपाई को राजस्थानी रामायण कहा जाता है। 3 बातें अलग अलग हो गई है। नंबर 1, मेहोजी गोदारा ने रामायण नाम से आख्यान काव्य लिखा। राजस्थानी भाषा में रामायण किसने लिखी?
हनुमंत कीकर ने। जबकि समय सुंदर ने क्या लिखा है? सीताराम चौपाई, जिसे राजस्थानी रामायण कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और, एक है राम रासो। दोस्तों, कभी कोई आपसे पूछे भगवान राम से संबंधित राम रासो किसने लिखा, एक पूछे कि सती रासो किसने लिखा, दो अलग चीजें हैं। मैं यहां पर राम रासो की बात कर रहा हूं। राम रासो लिखने वाले दो व्यक्ति हैं। एक तो लिखते हैं राम रासो डिंगल शैली में माधोदास ददवाड़िया। दोस्तों, मैं लिखना चाहूंगा राम रासो माधोदास, क्वेश्चन याद कर लेना, माधोदास ददवाड़िया। दोस्तों, इन्होंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माधोदास ददवाड़िया ने राम रासो लिखा है। जबकि राम रासो सुरजन जी पूनिया ने भी लिखा है। क्वेश्चन आ सकता है, सुरजन जी पूनिया जाट थे, इन्होंने भी लिखा है। ये राम रासो आप जरूर याद करें। जबकि मेरे पास श्रवण भूकर है। दोस्तों, श्रवण भूकर ने जो रचना लिखी है, ये तमाम रचनाएं राजस्थानी भाषा की है। श्रवण भूकर ने जो रचना लिखी है वो शीत पुराण है। श्रवण भूकर की क्या है? शीत पुराण। ये आप याद करें, श्रवण भूकर की रचना शीत पुराण है, जिन्हें जसनाती संप्रदाय में क्या कहता है? लोक रामायण के रूप में जाना जाता है। ठीक है। रामनाथ चौधरी ने यशोनाथ पुराण लिखी, वो भी मैं बताइए आपको। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने कंटेंट में ऐड करनी चाहिए। जोरदार क्वेश्चन पूरा हो गया। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नी है, यानी इन चारों में से रामस्वरूप किसान का कहानी संग्रह जो नहीं है, नी है मतलब नहीं है, आपको बताना है जो नहीं है वो कौन सा नहीं है। नी का मतलब नहीं है, नहीं है ना। नंबर 1 तीखी धार, नंबर 2 हाडा खोड़ी, नंबर 3 धान कथावा और नंबर 4 बारीक बात। दोस्तों, धान कथावा नामक रचना जो है डॉक्टर सत्यनारायण सोनी जी की है। सत्यनारायण सोनी जी की है, जो आपको याद करनी है। दोस्तों, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का भादरा तहसील है, शायद भादरा तहसील होनी चाहिए, परली का गांव, वहां के रहने वाले हैं। भादरा है या नौर है, फिर शायद नौर तहसील है, और वहां के परली का गांव के हैं सत्यनारायण सोनी जी, जिन्होंने दो बड़ी गजब की रचनाएं लिखी है। एक है धान कथावा, तो दूसरी है घमसान। दोस्तों, इनकी एक और रचना है घमसान नामक रचना भी इनकी है। तो डॉक्टर सत्यनारायण सोनी जी ने राजस्थानी भाषा में जो रचनाएं लिखी है, एक धान कथावा तो दूसरी है घमसान। जबकि बाकी तीनों की तीनों ही रामस्वरूप किसान की है कहानी संग्रह। मैं थोड़ा आपको रामस्वरूप किसान जी से थोड़ा रूबरू करा देता हूं, किस प्रकार से देखते हैं। यह है रामस्वरूप जी। दोस्तों, रामस्वरूप जी किसान ये खेती बाड़ी करते हैं। हम जानते हैं कि परलिका राजस्थान में राजस्थानी साहित्य के लिए वर्तमान में एक ऐसा मैं कह सकता हूं गांव पूरा का पूरा ही स्रोत के रूप में मैं बोल सकता हूं। यानी परलिका गांव के बहुत बड़े लेवल पर साहित्यकार हुए राजस्थानी भाषा में। तो आप राजस्थानी साहित्य के अंदर अनेक रचनाएं लिख रहे हैं। आपने 3 कहानी संग्रह लिखे। नंबर 1 तीखी धार, हाडा खोड़ी और बारीक बात। इसके अलावा इनकी कविता संग्रह भी बड़ी गजब की है। हिवड़े उपजी पीड़, आ बेट बात करा, कूक्यो घणो कबीर। ये तीनों की तीनों इनकी कविता संग्रह है। थोड़ी देर पहले हमने कहानी संग्रह बारीक बात पढ़ी थी। बारीक बात के लिए 2019 का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा का इनको मिला है, जो आपको याद करना है। तो मैंने डॉक्टर सत्यनारायण सोनी जी की भी चर्चा कर ली और मैंने रामस्वरूप किसान जी की भी चर्चा कर ली है ना। तो मैं एक और व्यक्ति के बारे में चर्चा करना चाहता था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी चर्चा में ले लेता हूं। एक और व्यक्ति जो ये है दोस्तों, ये जयपुर जिले के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी है। ये वैसे तो इनका गांव धन्नासर है, धन्नासर हनुमानगढ़ जिले में, वर्तमान में जयपुर जिले के कलेक्टर है। ये भी राजस्थानी भाषा में अनेक किताबें लिख चुके हैं। राजस्थानी भाषा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसे मान्यता कैसे मिले, 8वीं अनुसूची में
राजस्थानी भाषा को मान्यता कैसे मिले, इस पर हमारे अनेक साहित्यकार काम कर रहे हैं। उनमें एक है जितेंद्र जी। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी है। दोस्तों, इनकी रचनाओं पर मैं गोला कर रहा हूं, आप देख लेना, अगली परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। एक तो यह रहा रणखार, दूसरा है रेगमाल, इसके अलावा भरखमा, तीन है ना, ये तीन बड़ी गजब की रचना है इनकी। ये तो देख लो, आपके सामने है कुछ भाई। नंबर एक रणखार, रणखार तो इनकी कविता संग्रह है। रेगमाल हिंदी कविता है, हिंदी कविता संग्रह। और राजस्थानी कहानी संग्रह भरखमा, ये भी आप याद करेंगे। दोस्तों, हाल ही में दो तीन चीजें और इनकी वायरल हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने दो डायरियां लिखी है, एक हिंदी डायरी लिखी है और एक राजस्थानी भाषा में डायरी लिखी है। दोस्तों, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। जो राजस्थानी भाषा में है वो तो है लगमात, लगमात्रा अपन बोलते थे ना, बारखड़ी वगैरह पढ़ते थे तब लगमात, शायद उसी से लिया गया है लगमात शब्द, राजस्थानी भाषा का लगमात। ये इन्होंने लिखी है राजस्थानी भाषा की डायरी। मैं यहां डायरी नाम लिख देता हूं, दो इनकी डायरी है, एक हिंदी भाषा एक राजस्थानी भाषा में। हिंदी वाली है यादावरी, दोस्तों हिंदी वाली है यादावरी, और अंग्रेजी वाली राजस्थानी भाषा वाली है लगमात। तो ये अभी आपको याद करनी है। रणखार कविता संग्रह और एक और कविता संग्रह रेगमाल, कहानी संग्रह भरखमा, डायरी है एक हिंदी वाली यादावरी और राजस्थानी वाली है लगमात। इन्होंने अब तक लगभग 1 दर्जन किताबें लिख दी हैं। राजस्थानी भाषा की मैं कह सकता हूं एक बड़ी पहचान है। एक चीज और मैं आपके साथ साझा करूंगा, देखो यह भी इनकी एक रचना है, मेरे सामने आई तो मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं ताकि फ्यूचर में कोई क्वेश्चन बने तो गलत नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी ने अपना पहला यात्रा वृत्तांत लिख डाला जिसका नाम है ओकू हेपा। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कभी, मान लो कोई परीक्षा में, आजकल इनकी रचनाएं परीक्षा में आती रहती है। दोस्तों, ये ओकू हेपा इनका यात्रा वृत्तांत है जो आपको याद करना है। हाँ जी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट था, तो ये ओकू हेमा ही जरूर याद करें। एक दोस्तों इनकी कहानी संग्रह और है सनागत, ये भी अच्छी है, याद करें सनागत, ये कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह सनागत, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जरूर याद करें। ये तमाम चीजें मैंने आपको बताई, मैंने रणखार बताई, मैंने डायरिया हिंदी और राजस्थानी दोनों, हिंदी वाली यादावरी और राजस्थानी वाली लगमात, और मैंने कहानी संग्रह सनागत और इनका यात्रा वृत्तांत ओकू हेपा, ये तमाम बातें हमने करी। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहूंगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये देखें। क्वेश्चन है, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, यानी मुगल बादशाह बनने के बाद दोस्तों जहांगीर ने किस राजपूत शासक का मनसब कम किया? नंबर 1 भगवंत सिंह, जगत सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह। दोस्तों उत्तर नंबर 4 जो कि मान सिंह प्रथम है, ये कछवा वंश के राजा है। कहते हैं कि ये जो है अकबर के खास हुआ करते थे। अकबर ने उनको फरजंद की उपाधि दी थी, फरजंद की, और इनको 7000 का मनसब, यानी 7000 का इनको मनसब दिया था, 7000 का मनसब दिया। वैसे राजस्थान में राजपुताने में 7000 की जात और 7000 का सवार, दोनों मिलाकर के मनसब। एक प्रकार से मनसब का मतलब है एक प्रकार से तनख्वाह, मान लो आप, वो 2 चीजों के तहत मिलती थी भाई, जात और सवार के आधार पर। तो 7000 का ही मनसब मिला इनको, अर्थात 7000 का ही जात और 7000 की इनको जात और सवार दोनों की दोनों इनको 7,000 की। लेकिन आगे चल करके जब अकबर का निधन हो गया, उसके बाद में जहांगीर शासक बनेगा, तो जहांगीर क्या करेगा, अकबर की बजाय बीकानेर के राय सिंह को ज्यादा महत्व देगा, राय सिंह को महत्व देगा, राय सिंह को महत्व देगा, और इसका महत्व घट जाएगा, महत्व घटेगा, अर्थात इसकी मनसब कम करेगा और इसकी मनसब बढ़ाएगा। जहांगीर इसकी मनसब बढ़ा देगा लगभग 1605 में, है ना। वैसे तो 4 और 5 में बढ़ाएगा। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 मान सिंह है। एक और क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फड़ वाचन से संबंधित कौन है? दोस्तों 4 ऑप्शन, नंबर 1 भोपे, कालबेलिया, बणजारे और सरगड़े।
मान लो मैं एक काम कर देता, यहां मैं इस बंजारे को काट देता हूं और मैंने लिखा छिंपा, छिंपा, और मैंने लिखा छिंपा, लिख दिया छिंपा जाति के, मतलब छिंपा जोशी, छिंपा जाति के जोशी जो लोग होते हैं, जोशी, और इधर सरगडेर कालबेलिया। अब 4 ऑप्शन है, मान लो बंजारे छोड़ दो, है ना दोस्तों, क्योंकि अगले ने वाचन पूछा है। 2 चीजें होती है, एक तो फड़ का निर्माण करना यानी फड़ बनाना, और एक फड़ का वाचन करना। 2 अलग अलग बातें हैं दोस्तों। ये फड़ जो कपड़े पर बनती है, वैसे देखा जाए तो कपड़ा जो होता है उसके ऊपर किसी लोक देवता या किसी चर्चित व्यक्ति के बारे में उसका चित्रण किया जाता है, उसकी पूरी कहानी लिखी जाती है कि उसने क्या क्या कर्मकांड किए। इसे बोलते हैं पट चित्रण। पट का मतलब कपड़ा और उसके ऊपर चित्र बना दिए। अब राजस्थान में बहुत सारे लोक देवताओं के पट चित्रण होते हैं। आपके तेजा जी के होते हैं, गोगा जी के भी होते हैं, पाबू जी के भी होते हैं, सबसे प्रमुख पाबू जी हैं, और देवनारायण जी के भी होते हैं। अब फड़ बनाने का काम तो करता है छिंपा जाति के जोशी परिवार, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं। छिंपा जाति के जोशी जो चितेरे होते हैं वो क्या करते हैं, बनाते हैं, फट पर चित्रण करते हैं। अब चित्रकारी होने के बाद वो बड़ा कपड़ा लेकर के कहीं जाकर के रात के समय उसको बांचना है। बांचने का काम जो होगा वो भोपे करेंगे, और भोपे उस समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाएंगे। और रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो होता है वो कहते हैं 9 तार होते हैं उसमें, और 9 तार होते हैं, और वो तत्वाद्य यंत्र होता है। कहते हैं आधे कटे नारियल पर बकरे की चमड़ी मड करके फिर तार ठोक दिए जाते हैं, फिर गज से बजाया जाता है ऐसे। तो ये है भोपे, वाचन भोपे करेंगे, और पट पर चित्रण कौन करेगा, छिंपा जाति के जोशी परिवार। मैं आपको एक तकड़ी बात बताना चाहता हूं, बहुत ही प्यारी बात है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम क्या करोगे। मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट उत्तर बता देंगे। तैयार हो सारे लोग। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्तों। राजस्थान में कुछ लोक कलाएं हैं, ओके, गौर से सुनना और फिर आप कमेंट्स में जवाब देना। राजस्थान की कुछ लोक कलाएं हैं जिनके मैं नाम आपको बोल रहा हूं। मेरे सामने कुछ लोक कलाएं हैं। नंबर 1 कावड़, कावड़। नंबर 2 फड़। नंबर 3 मांडना। नंबर 4 सांझी। मैंने 4 बोली है, चलो एक और बोल देता हूं, पान्ने, ठीक है, मेहंदी, गोदना। ये सब लोक कलाएं हैं, ठीक है। मैंने 4-5 जो भी बोली है ये सारी लोक कलाएं हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं मान जाऊंगा आप इसका सही जवाब दे देंगे तो मुझे ऐसा फील होगा सच में तुम तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन मेरा बड़ा गजब का होगा। आपको यह बताना है कि राजस्थान की वह कौन सी लोक कला है। राजस्थान की वह लोक कला है जिसमें देविया नीली, देवलाल, राक्षस काले, साधु सफेद या पीले, और लाल रंग शौर्य और वीरता का प्रतीक है। वह कौन सी लोक कला है जिसमें यह सब यूज होते हैं। जो मैंने बोले हैं वो आपको बताने हैं। देखते हैं आप में से कितने लोग सही बता पाते हैं। यह जबरदस्त क्वेश्चन था, मुझे भरोसा है कि आप इसका एकदम सही जवाब दे देंगे। चलिए भैया, मैंने बड़ा शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा। प्लीज आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे मैंने क्या क्या बातें पूछी, वो सब किस लोक कला से संबंधित है। देख लो, सारे के सारे गच्चा खा गए ना, गच्चा खा गए, सारे के सारे गच्चा खा गए। देख लो, सबने सांझी ठोक दिया, जबकि सुनो इसका उत्तर फड़ी है। इसे कहते हैं गच्चा खा जाना। कल्पना नहीं करी होगी आपने कभी। देखो पेज नंबर 62, फड़। फड़ में देखो दोस्तों, देखो रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है। जैसे देवियां नीली, देवलाल, राक्षस काले, साधु सफेद या पीले, और सिंदूरी वह लाल रंग शौर्य और वीरता का प्रतीक है। फड़ का चित्रण। मुझे पता था कि तुम गच्चा खाओगे, इसलिए मैंने यह क्वेश्चन पूछा। प्यारा क्वेश्चन था कि नहीं था, बताओ। मजा आ गया क्वेश्चन देख करके, कितना जोरदार क्वेश्चन था, है ना। ये आगे से गच्चा नहीं खाना है, ठीक है।
बहुत बढ़िया, फड़ी दिया हुआ है गुरुजी, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, फड़ी बताया था क्या, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने क्या वो लिख दिया था सांझी, तो मुझे लगा आपने सांझी लिखा है। चलो भाई, हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है? दोस्तों, इनमें से कोई एक लोकनाट्य शैली नहीं है। कौन सी नहीं है भाई? स्वांग, रम्मत, डाडी और ख्याल। भाई डाडी जो है ना, एक जाति है दोस्तों, ये जाचक जाति है, जाचक जाति है, ठीक है, याचक या जाचक, ठीक है, याचक लिख सकते हो, याचक लिख दो। दोस्तों, राजस्थान में जो ये डाडी होते हैं, ये क्या करते हैं? वैसे संगीत या गायन से जुड़े हुए हैं, संगीत और गायन से डाडी जाति के लोग, ठीक है। तो ये है डाडी। आपने कभी नाम सुना होगा बादर डाडी का? दोस्तों, एक बादर डाडी हुए, बहुत गजब के, मैं कह सकता हूं साहित्यकार। बादर डाडी ने एक रचना लिखी है, वीरवाण। वीरवाण सुना ही होगा आपने। ये बादर डाडी, डाडी जाति है ना। एक होते हैं भाट, एक होते हैं चारण और एक होते हैं डाडी। वैसे देखा जाए तो ये लोग जाचक या याचक के रूप में ही काम करते थे, है ना। तो यहां डाडी जो है संगीत और गायन के क्षेत्र में काम करते थे, और बादर डाडी की रचना वीरवाण है। जबकि हम स्वांग की बात करें तो दोस्तों, राजस्थान में स्वांग यानी बहरूपिया कला, बहरूपिया कला कहते हैं कि इसमें एक आदमी कभी हनुमान जी का रूप धारण कर लेता है, कभी बंदर का, तो कभी अनेक प्रकार के रूप धारण करके लोगों को हंसाता था, मनोरंजन करता था। यह है स्वांग या बहरूपिया कला। राजस्थान में इस कला के दो बड़े गजब के कलाकार हैं दोस्तों। एक केलवा का परशुराम है, केलवा का परशुराम, जिस पर कई बार क्वेश्चन बनते बनते रह गया, क्वेश्चन आया नहीं आज तक, और मुझे लगता है फ्यूचर में बनेगा। केलवा के परशुराम जी, जो कि स्वांग और बहरूपिया कला के गजब के कलाकार है, और एक भीलवाड़ा के ही है, आप जानते ही होंगे, जानकीलाल भांड। दोस्तों, जानकीलाल के बारे में जितनी बात करें, जानकीलाल, इन्हें मंकी मैन भी बोला जाता है। 2024 का पद्मश्री अवार्ड मिला इनको, 2024 का पद्मश्री अवार्ड क्वेश्चन बन सकता है। जबकि रम्मत की बात करें तो रम्मत भी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। रम्मत के अनेक कलाकार हैं, जिसमें तेज कवि जो जैसलमेर के रहे, जानते ही होंगे आप, तेज कवि जैसलमेर के, रम्मत के बहुत गजब के कलाकार। जबकि बीकानेर के मन्नीराम और तुलसीराम, दोस्तों बीकानेर के मन्नीराम जी व्यास, तुलसीराम जी, ये बीकानेर के कलाकार। एक सुआ महाराज, एक फागू महाराज, सुआ और फागू महाराज, ये तमाम कलाकार बीकानेर के थे, जो कि रम्मत के बड़े गजब के कलाकार रहे हैं। रम्मत जो कि पाटों पर, खुले पाटे होते थे, उन पाटों पर रम्मत जो लोकनाट्य है उसका मंचन होता था। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। और राजस्थान में ख्याल की बात करें तो बहुत सारी ख्याल है, जैसे कूचामणि ख्याल हो गई, है ना, कूचामणि ख्याल, है ना, शेखावाटी ख्याल, है ना, और तुरा कलंगी ख्याल, है ना, हेला ख्याल, है ना। ये कई जो ख्यालें हैं वो राजस्थान में प्रचलित है। हमारे इस क्वेश्चन का क्योंकि लोकनाट्य शैली नहीं है, डाडी नहीं है, मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन है। दोस्तों, जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ जो है वो पीपासर, कतरियासर, मुकाम, सिंगरासर। दोस्तों, इस क्वेश्चन रो उत्तर कतरियासर होवेला, यानी राजस्थान रे बीकानेर जिले री कतरियासर गांव रे माए जसनाती संप्रदाय री प्रमुख पीठ है। यदि अट जाने रो थाने मौको मिले तो जरूर जाओला, बहुत ही पवित्र जगह है ना। जसनाती संप्रदाय 36 नियमों का पालन करे है, थे जानो ही हो। और कदे कदाच जसनाती संप्रदाय का जो नियम बड़ा शानदार लगे, जना मैं भी काम में ले हूं, यानी जसनाती संप्रदाय के नियमों में वैसे एक चीज ये भी है कि वो गले में काला धागा रखते हैं, तो मैं भी उसके अनुसार फॉलो करता हूं। जसनाती संप्रदाय में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जसनाथ जी ने कही है, जैसे वृक्षों के लिए जाड़ का वृक्ष
वैसे खेजड़ी का वृक्ष हो, हरियाली के लिए उन्होंने बड़े काम किए, है ना। जाओ, कतरियासर गांव बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है भागथली गांव। भागथली गांव भी कहते हैं कि जसनाथ जी से संबंधित है। थोड़े दिन पहले आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि भागथली के बारे में बताओ, तो भागथली वो गांव है जहां पर जसनाथ जी की अपने गुरु गोरखनाथ जी से मुलाकात हुई। तो मैं कह सकता हूं गोरखनाथ जी से मुलाकात किसकी हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मुलाकात हुई जसनाथ जी की। नाम है भागथली, है ना। एक गांव पड़ता है गोरखमालिया। गोरखमालिया गांव जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो स्थान है जहां जो बीकानेर जिले में पड़ता है, और यहां पर जो मुलाकात हुई है दो महान हस्तियों की, दो महान लोगों की मुलाकात हुई, जाम्बोजी और जसनाथ जी की। तो ये गोरखमालिया गांव है। वैसे जसनाथ जी के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है ना। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 होगा। बाकी पीपासर और मुकाम तालवा, क्योंकि पीपासर गांव जो है जहां जाम्बोजी का जन्म हुआ, मुकाम तालवा वो स्थान है जहां पर जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया, है ना, जहां मेला भरता है ना। तो हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 कतरियासर गांव बीकानेर राइट होगा। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन पूरा हो गया जसनाथ जी के बाद, मैं अगले क्वेश्चन की ओर आपको लिए चलना चाहता हूं। एक और जबरदस्त क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन पूछ लिया है इस बार कि 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन आपके सामने, मदन सिंह ने, गोपाल सिंह ने, गोपीलाल ने और त्रिलोकचंद माथुर ने। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 त्रिलोकचंद माथुर होगा, यानी ये संस्थापक रहे हैं। संस्थापक कौन है? हमारे त्रिलोकचंद माथुर साहब है। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1935 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि करौली आपको याद होगा कि मत्स्य संघ का हिस्सा बन गया था। करौली मत्स्य संघ का हिस्सा बना था। आपको याद होगा 18 मार्च 1948 को जब मत्स्य संघ बना तो उसमें ए, बी और सी और डी यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर चारों जिले मिले थे। बस इसमें समस्या यह थी कि करौली जो है, उस करौली के बारे में कहते हैं कि करौली जिला आसानी से मिल गया था, है ना। तो यहां ए बी सी डी चारों के चारों मिले थे, ए बी सी डी यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो ये वैसे त्रिलोकचंद माथुर इसके संस्थापक माने जाते हैं। गोपीलाल यादव का संबंध भरतपुर प्रजामंडल से है, भरतपुर प्रजामंडल से, है ना। मदन सिंह, इस मदन सिंह का संबंध भी करौली से ही है ना, करौली से ही है। चलिए 1938 के बाद अगला क्वेश्चन है, ट्रेंच कमीशन किस किसान आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों 4 ऑप्शन है, अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन और पारसोली। दोस्तों ट्रेंच कमीशन, अलवर, मेव और बेंगू। उत्तर नंबर 3 बेंगू चित्तौड़। दोस्तों कहते हैं कि बेंगू किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन है जिसमें धाकड़ जाति के लोगों ने आंदोलन किया। धाकड़ जाति के लोगों ने आंदोलन किया। यहां पर 25 प्रकार की लाग बाग थी, कई जगह पर आपको 35 भी मिल सकती है। 25 प्रकार की लाग बाग थी और किसानों ने आंदोलन किया। कहते हैं कि यहां के ठाकुर हुआ करते थे अनूप सिंह, ठाकुर अनूप सिंह थे। और राजस्थान सेवा संघ के बीच में, राजस्थान सेवा और संघ के बीच में जो समझौता हुआ, उस समझौते को कहते हैं कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह और ब्रिटिश सरकार ने मानने से मना कर दिया, इसीलिए उसे वोल्शेविक समझौता भी कहा जाता है। बाद में ठाकुर अनूप सिंह को क्या कर दिया गया? नजरबंद कर दिया गया पद से हटा करके, है ना, अनूप सिंह को। अनूप सिंह आदमी ठीक था, राजस्थान सेवा संघ के साथ समझौता हो गया था, लेकिन जिसे मानने से इनकार कर दिया था। दोस्तों आपको याद होगा 1923 के अंदर बेरूपुरा गांव के अंदर कहते हैं कि बहुत सारे किसान धाकड़ जाति के और सारे इकट्ठे थे। ट्रेंच ने गोलियां चलवा दी थी, रूपा जी और कृपा जी धाकड़ मारे गए थे, आपको याद होगा। बाद में इसी के, और वही ट्रेंच जिसने गोलियां चलवाई, और वही ट्रेंच आगे चल करके कमीशन भी भेजता है 1923 के जून के महीने में, क्योंकि यह घटना अप्रैल 1923 की है और ट्रेंच कमीशन जून 1923 में आता है। यह इंपॉर्टेंट है। बेंगू किसान आंदोलन, कोई आपसे पूछे इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता रहा है। चलिए भैया, रामनारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया। बेरूपुरा गांव बिल्कुल सही है। आप तमाम बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, देखते हैं क्या कहता है।
चंद्रभागा पशु मेला। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है, राजसमंद, अजमेर, झालरापाटन और नागौर। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 झालरापाटन होगा। हम जानते हैं कि यहां पर 2 पशु मेले भरते हैं, एक का नाम है गोमती सागर और एक का नाम है चंद्रभागा। चंद्रभागा के बारे में यह कहा जाता है कि चंद्रभागा को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। क्वेश्चन आया सुरंगा मेला, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसको कहते हैं? चंद्रभागा, जो कि कार्तिक के महीने में भरता है। देखो राजस्थान पुलिस में और कई एग्जाम्स में पूछा गया, डेट भी कार्तिक की एकादशी से कार्तिक की पूर्णिमा प्रमुख है। वैसे देखा जाए तो कार्तिक की एकादशी मतलब कार्तिक शुक्ल एकादशी, तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कार्तिक का महीना, कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी 11 से लेकर के पूर्णिमा तक बहुत ही गजब का मेला भरता है। नाम है किस क्या? सुरंगा मेला चंद्रभागा। जबकि हम जानते हैं गोमती सागर पशु मेला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जबकि राजस्थान के पशुपालन विभाग के अनुसार टोटल 10 मेले भरते हैं, है ना हमारे इस क्वेश्चन। दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले क्वेश्चन आया, नागौर का पशु मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर पशु मेला है, जिसको कार्तिक पशु मेले के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है, पशु परिचर में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, तो सीधी सी बात है पशु मेला सबसे बड़ा माना गया पुष्कर को। अब इसका मतलब भारत का भी सबसे बड़ा हो गया वो 1 नंबर पे, ठीक है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागौर को मान लिया गया है, यह आपको याद करना है। तो यहां सोच लो कि दोनों ही पशु मेले राजस्थान में है, बड़ा भी और दूसरा भी, दूसरा बड़ा भी, दोनों ही याद करने हैं आपको। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार वाले को आपके कहने से नहीं है, परीक्षा में नहीं माना गया, और आप देखना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की साइट पर दे रखा है। राजस्थान बोर्ड की जो अपने राजस्थान अध्ययन आती थी ना 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ABCD पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 उनमें भी दे रखा है। तो आपके जिद करने से कुछ नहीं होगा। बिहार वाला कुछ भी नहीं है, हमारे राजस्थान में है दोनों ही बड़े, जैसे कि क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। आप वैसे पढ़ा, बोलना चाहो जिद करना चाहो तो कर लो, फ्यूचर में आपका ही नुकसान है। आप जिद करके बोलो नहीं बिहार पहले नंबर पे, तो ले जाओ, नुकसान आपका है, स्वीकार कर लिया करो। पेपर में आया क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय की साइट पर दे रखा है, राजस्थान अध्ययन की किताबों में दे रखा है, तो झुटलाया कैसे जाएगा। मस्त रहो, वेबसाइट पर भी दे रखा है, सरकार की वेबसाइट पर भी दे रखा है। तमाम लोगों का स्वागत और अभिनंदन फिर से। यह क्वेश्चन पूरा हो गया हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर झालरापाटन होगा। एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, बीसल देव रासो किन भांत्रो काव्य है? वीर काव्य, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य और प्रकृति। मोतीलाल मेनारिया कहते हैं कि जो रासो होते हैं ना वो वीर रसात्मक होते हैं, वीरता पूर्ण होते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा रासो है जो प्रेम काव्य पर आधारित है, एकमात्र रासो जो प्रेम काव्य पर आधारित है दोस्तों, बीसल देव रासो। इसके रचनाकार नरपति नाल है। क्यों भाई? नरपति नाल है। कहते हैं कि बीसल देव रासो 4 खंडों में है दोस्तों। कितने खंडों में? 4 खंडों में विभाजित है। कहते हैं कि खंड 1, खंड 2 और खंड 3 और खंड 4 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में थोड़ी देर पहले हमने एक भोज परमार की चर्चा करी थी। कहते हैं कि दोस्तों एक राजा थे, मालवा के राजा भोज परमार। कभी नाम सुना होगा आपने? थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी ना कि भोज परमार वो व्यक्ति है जिसने त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया 11वीं शताब्दी में। बात हुई थी ना अपनी। भोजशाला का निर्माण कराया धारा नगरी में, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण कराया हमारे जालोर में। बाद में उसे तोप खाने में बदल दिया था, आपको याद होगा, है ना। तो ये वो भोज परमार है जो मालवा नरेश थे, धारा नगरी इसकी राजधानी है ना। भोज परमार की बेटी मिलती है जिसका नाम है राजमती। दोस्तों नाम क्या मिलता है? राजमती। एक समय ऐसा होता है जब राजमती का विवाह अजमेर के चौहान वंशीय राजा कौन? बीसल देव यानी विग्रह राज चतुर्थ के साथ हो जाती है।
तो 4 खंडों में पहले खंड में विवाह का वर्णन है, पहले खंड में दोनों के बीच की मैरिज शादी का वर्णन है, दूसरे में दोनों आपस में लड़ लेंगे, झगड़ेंगे, लड़ेंगे, पिटेंगे एक दूसरे से, और जब भयंकर पिट जाएंगे, अब की बार भारी पड़ गई राजमती, बीसलदेव यानी विग्रह राज के लट पड़ गए, भागना पड़ा अजमेर छोड़ करके, उड़ीसा चले गए। इस बात का उल्लेख है खंड 2 में। अब कई दिनों के बाद में जब बिछुड़न बिछुड़न वो गाना आपने सुना ही होगा, उसी को फॉलो किया राजमती टेंशन में, क्या भाग गए वो, तो मेरे को लगा कि ऐसे करके वापिस आ जाएंगे, वो तो आए ही नहीं उड़ीसा से। ऐसे समय में किसी ने नियुक्त किया इसी को ही, बोले कि यार आप ही ठगा पर्चा के वापिस लाओ। मैडम ने बोला, यानी तीसरे में विरह का वर्णन है, बिछुड़न यानी विरह, तीसरे में विरह का वर्णन यानी बिछुड़न बिछुड़न, और आए नहीं साहब, तो कई साल बीत गए। इधर अजमेर के अंदर शासन प्रशासन में दिक्कत, गंधार से कहते हैं कि वो गजनी वाले लोग आक्रमण करने के लिए तैयार बैठे थे, क्योंकि उससे पहले अजय राज को परेशान किया, अरुणोराज को परेशान किया, तो ये कौन से खेत की मूली थी, बड़ा परेशान इनको भी किया उन्होंने, गजनी वालों ने। तो फिर चिंता में उड़ीसा रहे काफी साल, अंततः आ तो गए, लेकिन आने से पहले भोज परमार को लग गया कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। अपनी बेटी से मिलने अजमेर आए थे भोज, बेटी से मिले राजमती से और पूछा कि मामला क्या है, बोले कि मामला तो कुछ नहीं है, अब चले गए। तो भोज परमार परेशान हो गए, बेटी को परेशान देखकर लेकर के धारा नगरी चले गए। यानी चौथे में पिताजी आएंगे, भोज परमार बेटी को लेकर के धारा नगरी जाएंगे। प्रेम काव्य पर गजब का राशो, मोतीलाल मेनारिया भी फेल हो गया इसके आगे, बहुत शानदार लिखा। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। प्यारा क्वेश्चन था, यह पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए भैया मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना चाहता हूं। ये लो भाई 20वां क्वेश्चन, कजली तीज का त्योहार कहां मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, उदयपुर में, बूंदी में, जयपुर, जोधपुर में। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर, क्योंकि कजली तीज है, बूंदी में होगा। दोस्तों तीज, केवल तीज की बात करें अर्थात तीज भी 3 प्रकार की। दोस्तों छोटी तीज ये होती है सावन की, श्रावण शुक्ल तृतीया है, बारिश का मौसम हो है, छोटी तीज है ना, झूला झूलो, छोटी तीज अर्थात श्रावण शुक्ल तृतीया। बड़ी तीज कोई कजली तीज, इसे ही सातुड़ी तीज भी बोल देते हैं। ये आपके भाद्रपद की है, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की तीज है, कृष्ण तृतीया है। ठीक है, एक है हरितालिका तीज। हरितालिका तीज जो है यह भाद्रपद की शुक्ल पक्ष है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया है। ये तीनों तीज आपके सामने है, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज। कजली तीज का त्योहार बूंदी में, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2। वैसे तीज की सवारी राजस्थान में जयपुर की भी प्रसिद्ध है, तीज की सवारी जयपुर की भी प्रसिद्ध है, बीकानेर की भी प्रसिद्ध है, लेकिन क्योंकि इसने कजली तीज पूछा है। अगला क्वेश्चन है, महिला चित्रकारों कमला और इलायची के नाम किस चित्रकला शैली में है? किशनगढ़ में, नाथद्वारा में, अलवर में और जोधपुर में। वैसे एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कमला और इलायची तो है नाथद्वारा में, ठीक है। और एक उष्णा नाम की, उष्णा और साहिबा। दोस्तों उष्णा और साहिबा ये 2 महिला चित्रकार, ये दोनों अजमेर की है, अजमेर चित्रकला शैली की 2 महिला कलाकार, उष्णा और साहिबा। ये भी आपको याद करना है। 2 तो मैंने बताई अजमेर वाली, ये दोनों नाथद्वारा की। दोस्तों थोड़े दिन पहले नाथद्वारा का एक गजब का क्वेश्चन आया, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आया कि राजस्थान की वह कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें 24 उत्सवों का वर्णन है, यानी 24 उत्सवों का चित्रण है, जिसमें से नंबर 1 अन्नकूट महोत्सव, 56 भोग, यमुना स्नान, आंख मिचोली, हिंडोला, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का चित्रण किसमें है? दोस्तों नाथद्वारा में। यह क्वेश्चन आया बड़ा गजब का। बाकी आप सब जानते ही हैं कि इसमें कौन कौन सा खतरनाक चित्र बनाया था
आपके नाथ द्वारा में जिसमें पिछवाई का कई बार वर्णन आ चुका, पिछवाई पर तो बहुत क्वेश्चन आए हैं, है ना? तो याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं ऐसा जिसका जवाब आपको देना पड़े। मैं उदयपुर से ली, नाथ द्वारा देवगढ़, ठीक है, उदयपुर नाथ द्वारा देवगढ़, और मैं चौथी मारवाड़ से ली। 4 शैलियां मेरे पास है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताएंगे कि ये कौन सी चित्रकला शैली का है। तैयार रहना, गजब का क्वेश्चन, इसी किताब से दे रहा हूं, राजस्थान बोर्ड वाली से। क्वेश्चन है, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता, राजस्थान की किस चित्रकला शैली से है? यह क्वेश्चन मेरा था, आपको इसका उत्तर देना है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं, यह मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 मेवाड़ यानी उदयपुर होगा। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह थे, भीम सिंह की पुत्री थी। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। और भीम सिंह जी बड़े शालीन, मैं कह सकता हूं बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने मारवाड़ के भीम सिंह से, मारवाड़ के भीम सिंह राठौड़ से सगाई कर दी थी अपनी बेटी यानी कृष्णा कुमारी की। कहते हैं कि लगभग 1803 या 4 की बात है, भीम सिंह जी का निधन हो गया। वैसे 4 भी मिल सकता है, लेकिन 4 की बजाय 3 करो, ज्यादा उचित है। 3 में दिसंबर का महीना भीम सिंह का निधन हो गया। भीम सिंह के छोटे भाई मान सिंह थे। अब हुआ क्या कि इधर भीम सिंह की सगाई हो चुकी थी इसके साथ, इन भीम सिंह का निधन हो गया। तो ससुर जी भीम सिंह, जिनको चिंता सताई, बोले कि अब छोरी का विवाह मारवाड़ से हटाकर कछवाओं को जोड़ देता हूं। कछवाओं में जगत सिंह हुआ करते थे, जयपुर के राजा, उनको इन्होंने अपनी सगाई कर दी बेटी की। इस बात को अपमान समझ लिया मान सिंह ने, जो कि भीम सिंह के छोटे भाई थे। इन्होंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे भाई चले गए तो क्या हुआ, हम तो है ना। ऊपर का छोटा मोटा काम बांकीदास ने कर दिया, क्योंकि बांकीदास इनके दरबार में थे। वो जो भी बात बोलते मान सिंह को अग्रेसिव करते थे, उनका काम यही था। वो बार बार इनको याद दिलाते थे भरतपुर के बारे में, भरतपुर के राजा रणजीत सिंह के बारे में याद दिलाते रहते थे। बोले कि देख, एक तो वो है, एक तुम हो, तो इतना ही चाहिए। मान सिंह बड़े समझदार भी हुए। एक जमाने में अंग्रेजों को इन्होंने जोधपुर की मेहरानगढ़ की चाबियां सौंप करके किले को या जोधपुर को खून खराबे से बचाया था। यह भी मैं मानता हूं अच्छा आदमी था। बोले कि यार ऐसे कैसे होगा, लड़ाई हो गई, भयंकर युद्ध हुए, कई सालों तक युद्ध चलते रहे। अंततः अमीर खां पिंडारी गेम खेल गया। क्यों, वैसे ये खेला इसने ही करवाया था, और लास्ट में इसने अमीर सिंह को पता चल गया यार ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, कैसे ही करके सलटाओ। तो वो बड़ा चतुर आदमी था, उसने जहर दिलवा दिया छोरी को। जहर देने के बाद क्या था, कुछ नहीं बचा, रीट का एग्जाम देने लायक ही नहीं बची, है ना। चलो भाई, हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 उदयपुर। निम्न में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, तेजाजी, रामदेव जी, पापूजी और गोगा जी। गांव में घेजड़ी, गांव में गोगा जी का थान, गोगा जी। जाहिर पीर नागों के देवता, दोस्तों नागों के देवता, ठीक है, नागों के देवता। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी क्वेश्चन आ जाए ना कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को नागों का प्रथम देवता माना जाता है, गोगा जी करना, क्योंकि गोगा जी का जन्म 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ, 1001 के आसपास।
हेलो, मेरी वॉइस क्लियर आए तो एक बार प्लीज बताना। बीच में वॉइस चली गई है, आवाज चली गई। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन भाई। प्लीज आप कमेंट्स करके बताएं आवाज कहां चली गई। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है तो प्लीज एक कमेंट्स कर दो। सर आवाज भालू ले गया, बिल्कुल ले गया होगा। आजकल तो जयपुर में लेपर्ड आ रहे हैं, भालू आ ही नहीं रहे। हाँ वो भालू आया था हिमालयन। आवाज आ गई के? चलो भैया शुरू करें। कोई बात नहीं, बीच में जैसे ही वो सही हो जाएगा माइक लगा देंगे। देखो यहां पर हम बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन में डाउट था नागों के प्रथम देवता माने जाएंगे गोगा जी प्रथम, जबकि तेजा जी द्वितीय, दूसरे देवता। ओके, ये बात जरूर याद करें भैया। ठीक है, आगे बढ़ूं हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर पर। सुनो, गोगा जी के बारे में बताया गया कि आप भाला लिए हुए, भाला लिए हुए अश्वारोही योद्धा। तेजा जी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा। बस ये चीज आपको याद करनी है। वैसे तो याद रख लेना, क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में। ठीक है, चलो भैया सबका फिर से स्वागत। नाग और सांप में के अंतर हुए? चलो भाई भाई बहुत बढ़िया। जन सुनवाई का क्वेश्चन करा दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक जबरदस्त क्वेश्चन, ये देखो। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? चार ऑप्शन आपके सामने है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी दीपा लालचंद मंडन। भैया ये मंडन होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग का है मंडन। और मंडन है ना, वो कुंभलगढ़ का भी है और चित्तौड़ का भी है। किसके कालीन? कुंभा के काल में। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण हुआ, जबकि चित्तौड़ का जीर्णोद्वार कराया कुंभा ने। पता है ना आपको, बहुत सारी चीजें बनवाई थी चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर। तो उस समय वास्तुकार मंडन ही थे। तो याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है। चित्तौड़ के किले में बहुत सारी नई चीजें बनी, जीर्णोद्वार हुआ, उस समय भी वास्तुकार मंडन है। कुंभलगढ़ का भी वास्तुकार मंडन है, यह क्वेश्चन याद रखना। जबकि शिल्पी देपा या देपाक, ये रणकपुर जैन मंदिर का है। रणकपुर जैन मंदिर जो है ना, उसके वास्तुकार है। ये भी आप याद करेंगे। लालचंद उस्ता तो आप जानते ही होंगे, हवा महल, हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ता है। थोड़ी देर पहले हमने मोकल की चर्चा की थी। आपको पता है आपके कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर है, जानते हो? एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है। कहते हैं कि बप्पा रावल ने उसका प्राथमिक मंदिर बनवाया। बहुत गजब का मंदिर। लेकिन आगे चल करके उस मंदिर के चारों ओर एक परकोटा बना। आपको पता है वो परकोटा किसने बनवाया? राणा मोकल ने। दोस्तों, एकलिंग जी मंदिर कैलाशपुरी मंदिर का परकोटा किसने बनवाया? याद रखें, मोकल ने। और मोकल के वास्तुकार कौन थे? थोड़ी देर पहले हमने तीन नाम लिए थे, फन्ना, मन्ना और विशल। फन्ना, मन्ना और विशल। ये क्वेश्चन बड़ा गजब का है। फन्ना, मन्ना और विशल तीन वास्तुकार थे राणा मोकल के। एकलिंग जी मंदिर का परकोटा बनवाते हैं। ठीक है, और जगदीश मंदिर उदयपुर में, जिसके वास्तुकार कौन थे? भाणा और मुकुंद। भाणा और मुकुंद। जगदीश मंदिर कहां? उदयपुर में। जगदीश मंदिर उदयपुर जो है, इस मंदिर के वास्तुकार भाणा और मुकुंद है। यह भी आप याद करें। जोरदार क्वेश्चन था, पूरा हो गया। आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नहीं है, चारण शैली के नहीं है। सिरधर व्यास, बादर डाडी, गार्डन शिवदास और ब्रजसेन सूरी। दोस्तों इसका उत्तर नंबर 4 ब्रजसेन सूरी होगा। वैसे ये चारण शैली के नहीं है, ये जैन शैली के हैं। जैन शैली। श्रीधर व्यास दोस्तों रणमल छंद जो कि डिंगल भाषा में, डिंगल शैली में लिखा गया गजब का की रचना रणमल छंद। अचलदास खींचीरी वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका
खिचड़ी वचनिका। दोस्तों ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया तुकांत श्रेणी, तुकांत रचना है, तुकांत है, अर्थात इसे चंपू शैली भी कह सकते हो। यह शिवदास गार्डन की है। बादर डाडी का वीरवाण है, बादर डाडी का वीरवाण, जिसको हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था, है ना। जबकि ब्रजसेन सूरी या ब्रजसेन सूरी लिखा है। आपने दो रचनाएं सुनी होगी जो कि राजस्थानी साहित्य की प्रारंभिक रचना मानी जाती है, भारतेश्वर बाहुबली घोर और भारतेश्वर बाहुबली रास। जो घोर है उसके रचनाकार है ब्रजसेन सूरी, रास के है सालीभद्र। याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 होगा। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन है बोली जावे है। हाड़ौती बोली राजस्थान रे मायने हाड़ौती जो पठार है, हाड़ौती पठार यानी कोटा संभाग रे मायने बोली जावे है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 कोटा और बूंदी। दोस्तों एक तकड़ी बात बताता हूं, हाड़ौती बोली आप सब जानते हैं, लेकिन हाड़ौती बोली का एक क्वेश्चन बड़ा गजब का है जो बार बार आता है। अब तक 2 बार आ चुका, पाठ नंबर 9 है शायद, फिर भी देख लेता हूं, 9वां पाठ होना चाहिए, 9वां ही है। 9वें पाठ में हाड़ौती के बारे में एक तकड़ी बात लिखी है, वो बात ही आपको याद करनी है। लिखी है कि इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता 6, इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता 6, ये लिखा इसने, ठीक है। और इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। यह क्वेश्चन आएगा कि 6 वह कौन सी बोली है जिसकी सबसे बड़ी विशेषता 6 है। 6 इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है, हाड़ौती। जबकि 6 तो अपने ढूंढाड़ी, देखो 6 शब्द का प्रयोग 2 जगह है, ढूंढाड़ी में भी है, ढूंढाड़ी में भी है और हाड़ौती में भी। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगा बीच में, आप इसको देखना, ढूंढाड़ी और हाड़ौती दोनों के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है। हाड़ौती है ना, इसकी बजाय आपको एक काम करना, ढूंढाड़ी में यह सबसे बड़ी विशेषता, यह बड़ी विशेषता गुजराती का प्रभाव, गुजराती का प्रभाव। ये 6 जो है ये ढूंढाड़ी में भी है, लेकिन ये बात है ना, ये ढूंढाड़ी के लिए है। मैंने हाड़ौती बोल दिया था, लेकिन आपको हाड़ौती याद नहीं करना। 6 ढूंढाड़ी बोली की प्रमुख विशेषता है जिस पर गुजराती का प्रभाव दिखाई देता है। यह क्वेश्चन आया था। लेकिन एक बात लिखी है, देखो आगे चल करके, कि हाड़ौती इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए ना, मान लो क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सी बोली है जिसकी सबसे बड़ी विशेषता 6, जिसका प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है, तब आपको हाड़ौती नहीं करके ढूंढाड़ी करना है। जबकि मैंने पहले गलती कर दी थी, आप गलती मत करना, ढूंढाड़ी। जबकि हाड़ौती में भी 6 शब्द का प्रयोग होता है, किसकी बाती, ढूंढाड़ी की तरह। बस ये लिखा हुआ इसमें। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है। तेरापंथी वैष्णव, बौद्ध, जैन और शैव। दोस्तों वैसे जैन राजस्थान के अंदर लाडनू जो है, जहां पर तेरापंथी की मैं कह सकता हूं एक बहुत शानदार पीठ जो है उसकी स्थापना की हुई है। आचार्य तुलसी जी का बारे में हम जानते हैं। और तेरापंथी संप्रदाय वैसे वो जैन धर्म से संबंधित है ना। जैन धर्म, लाडनू के अंदर तो एक बहुत गजब की डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है ना। लेकिन वैसे तेरापंथी संप्रदाय की पीठ की स्थापना किसने की, आचार्य भीखंड जी ने। ये बात आपको याद करना है। यानी इसकी पीठ जो है, पीठ के संस्थापक कौन है, संस्थापक आपके भीखंड जी, आचार्य भीखंड जी। ये क्वेश्चन आ सकता है ना, ठीक है। पीठ के संस्थापक आचार्य भीखंड जी, क्वेश्चन बन सकता है, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे कि तेरापंथी संप्रदाय की संस्थापक कौन है, भीखंड जी। अगला क्वेश्चन ले लेता हूं, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। सुंदा माता मंदिर रोपवे जालोर सही है, मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर उदयपुर सही है, बालाजी रोपवे सामोद उदयपुर जयपुर सही है, सावित्री माता ये रोपवे सिरोही नहीं है।
सिरोही की बजाय अजमेर होगा। अजमेर पुष्कर करो, पुष्कर अजमेर, है ना, सावित्री माता का मंदिर। वैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी का जो मंदिर है पुष्कर में ही है। ब्रह्मा जी की पत्नी थी जिनका नाम है सावित्री जी, है ना। यहां पर एक शानदार रोपवे बना हुआ है। अब तो राजस्थान में एक रोपवे और बन गया आपके यहां पोड़े के हनुमान जी में, है ना, पोड़े के हनुमान जी में भी बन गया है रोपवे, वो तो चल ही रहा है। वैसे बालाजी रोपवे सामोद वाला अभी एक बार के लिए बंद कर रखा है सुरक्षा की दृष्टि से। सीकर के अंदर हर्षनाथ में रोपवे बन रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो कवाटी वाला न्यू है, बहुत बढ़िया। झीण माता। अगला क्वेश्चन आपके सामने। कतेतर गदरी पोथी ओळूरी आख्यातारा रचनाकार शिवराज छंगाणी, मुरलीधर व्यास, नेम नारायण जोशी और ब्रज नारायण पुरोहित। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 नेम नारायण जोशी होगा। कथेतर गद्यरी पोथी ओळूरी आख्याता नेम नारायण जोशी का है। इसमें कोई खास बात नहीं है ना, याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। बेली कृष्ण रुक्मणी, अच्छा क्वेश्चन है। महाराज टीसरदास ठाकुर राम सिंह पृथ्वीराज राठौड़, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है। बेली कृष्ण रुक्मणी। दोस्तों ये बहुत ही प्यारी रचना है। पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर के हैं, कल्याणमल के बेटे राय सिंह के छोटे भाई। कैसे हैं कि 1580 ईस्वी में लिखा गया, 1580 ईस्वी में लिखा गया। ये बहुत ही गजब की रचना डिंगल शैली का है। अब कोई आपसे पूछे कि बेली कृष्ण रुक्मणी री नामक रचना 1580 में पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी, यह क्या है? मैं लिखता हूं नंबर 1 ये महाकाव्य है। मान लो क्वेश्चन आ जाए तो क्या करूं, महाकाव्य है, केवल काव्य है, खंड काव्य है या उपन्यास है, क्या है? ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करोगे? ध्यान रखना ये खंड काव्य है। दोस्तों ये खंड काव्य है। बेली कृष्ण रुक्मणी महाकाव्य, काव्य, खंड काव्य, उपन्यास, ये सब मिटा दो, खंड काव्य है। कौन सी शैली में है? डिंगल शैली। इसलिए एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा। हेरोस, डिंगल का हेरोस एलपी टेसीटोरी। दोस्तों ये खंड काव्य है। बेली कृष्ण रुक्मणी डिंगल शैली में लिखा गया है। दुर्सा आडा ने इसे 5वां वेद बताया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बाद 5वां बेली कृष्ण रुक्मणी। इसे 18 पुराण के बाद 19वां पुराण माना गया है। वैसे देखा जाए तो पृथ्वीराज राठौड़ ने अनेक रचनाएं लिखी हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बेली कृष्ण रुक्मणी। आमे सु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए है, यानी इनमें से कौन सी बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती? हाड़ोती, वागड़ी, मेवाती और अवध प्रदेश में बोली जाती है। 4 नंबर राइट होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को शक होगा। एक बार दे दो भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहता हूं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये देखो। कला प्रेमी सामंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों सामंत सिंह नगरीदास किशनगढ़ के थे ना। सामंत सिंह कहां के थे? किशनगढ़ के। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 किशनगढ़ होगा। लेकिन एक चीज आपके काम की है, वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों जब भी राजस्थान की चित्रकला शैली की बात होगी तो इसमें हम सब जानते हैं कि किशनगढ़ जो राज्य है, क्योंकि भी जोधपुर के जो राठौड़ है, उन्हीं राठौड़ों की एक छोटी सी शाखा है ये। वैसे उन्हीं के वंशजों का एक प्रकार से ये रियासत, ठिकाना मान लो आप। वैसे तो ये रियासत थी छोटी, 19 रियासतों में शामिल थी। राजस्थान की जो एकीकरण हुआ उसमें 19 रियासतें थी, उसमें एक रियासत ये भी थी। इस रियासत की स्थापना 1609 में हुई थी। कब हुई थी? 1609 में। किसने की थी? किशन सिंह ने। किशन सिंह राठौड़ इसने करी थी। याद रखें, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव इस पर पड़ा है, यह बात आप याद करें। और यहां की शैली बहुत इंपॉर्टेंट थी। वैसे इस शैली के बारे में जितनी बात आप करेंगे महिला सुंदरता की तो उतनी कम पड़ेगी। किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव रखी, एकदम सही है।
ठीक है, लेकिन आगे चल करके सावंत, क्योंकि सावंत सिंह नगरीदास का कार्यकाल पूछ सकता है आपसे कि किशनगढ़ चित्रकला शैली के गजब के कला यानी कला को, चित्रकला को संरक्षण देने वाले किशन सावंत सिंह का कार्यकाल बताओ। तो कहते हैं कि 1748 से 1764 है सावंत सिंह का, 1748 से 1764 ये कार्यकाल है इनका। उत्तर नंबर 2 किशनगढ़। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्त्रियां बोरला आभूषण कहां पर पहनती है? दोस्तों बोरला हाथ में, गर्दन में, कान में और सिर में। उत्तर नंबर 4 बोरला। बोरला वैसे सुहाग का प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक माना जाता है। बोरला यहां पर होता है सिर में, चाहे वो शीश फूल हो, चाहे बोरला हो, चाहे रखड़ी हो, चाहे मेमंद हो, चाहे टिकड़ी हो, टिकड़ी बोल दो या टिकड़ा, है ना, ये तमाम जो है वो सिर के आभूषण है। ठीक है, याद रखेंगे। जबकि टिड्डी वड़को और दामिनी ये दोनों मस्तक के हैं यानी ललाट के। तो हमारे इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसने बोरला पूछा है, उत्तर नंबर 4 सिर इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है रखड़ी और टोंटी। टोंटी है दोस्तों, देखो यहां पर एक रखड़ी आ गई है। अब यह है रखड़ी, वो जो बहन भाई के बांधती है, ठीक है, तो सीधी सी बात है वो होता है कलाई पर, है ना। अच्छा टोंटी पूछी है, सॉरी 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 सॉरी, वो राखड़ी है। वो राखड़ी मारवाड़ी में या राखी है, वो तो है हाथ के। ये है रखड़ी और टोंटी, ये तो कान के हैं, कान के होंगे। महिलाओं के गहने, पुरुषों के वस्त्र, उत्तर नंबर 1 होगा। हाजी रखड़ी हो गई ना। अगले ने क्या पूछा है? अच्छा केवल ये पूछा है, क्या है ये? हाँ, तो मैंने यहां एक गलती करी है, कई महिलाओं के गहने हैं ये, क्योंकि रखड़ी जो है ये तो माथे का है, सिर का आभूषण है रखड़ी, तो सिर का आभूषण, और टोंटी कान का है। मैंने सोचा यहां क्या पूछना चाह रहा है, मैंने क्यों ऑप्शन पर देखा तो फिर मेरे को लगा कि मैं गलती कर रहा हूं। महिलाओं के गहने हैं या आभूषण है, टोंटी कान का और रखड़ी सिर का और राखड़ी हाथ का, है ना। अब तो सही है, एकदम सही है। आपको पता है क्वेश्चन आया कोकरू आभूषण कहां का है? कोकरू आया क्वेश्चन, कोकरू कान का है, टोंटी कान का, कोकरू कान का, है ना। बाकी तो आपको पता ही होगा, एरंग पत्ता, पाटी सुलिया, जमेला, झेला, सुरलिया, है ना, ये सारे अंगोटिया, अगोन्या, ये सब कान के हैं। कोकरू भी कान का है, टोंटी भी कान का है, रखड़ी सिर का है। बोरला रखड़ी है। किस सभ्यता को धूलकोट? मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत है दोस्तों। बालाथल को, आहड़ को, गिलूंड और कालीबंगा। धूलकोट किसको कहते हैं? आहड़ को। इसे ताम्रवती ताम्र नगरी भी कहते हैं, ताम्र नगरी, ठीक है। धूलकोट आघाटपुर भी, आघाटपुर भी। जबकि जयपुर के पास में एक जोधपुरा सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता जो कि जयपुर में है। इस सभ्यता का जो उपनाम है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वैसे देखा जाए तो लो युगीन सभ्यता है, ठीक है। इसका नाम है धूलकोट, आघाटपुर, ताम्र नगरी, जबकि ताम्र जननी गणेश्वर को कहते हैं, है ना। जोधपुरा सभ्यता का उपनाम क्या है, कोई बता सकता है क्या? बताइए फटाफट प्लीज कमेंट्स में, मैंने आपको बता रखा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ले लेता हूं। गणेश्वर संस्कृति का प्रमुख स्थल ताम्रयुगीन है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। हाँ जी, ताम्रयुगीन है। इसे ताम्र जननी भी कहते हैं। ताम्र जननी या ताम्र संचयी पुरातत्व का पुष्कर आदि नाम है इसके, गणेश्वर सभ्यता। मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कोई खास बात है। बीकानेर के निकट समरातल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? गोगाजी, पाबूजी, धन्नाजी, जाम्बोजी। 4 नंबर कर्म स्थली जाम्बोजी की है, समराथल। दोस्तों जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कहते हैं कि जाम्बोजी ने अपने कार्यस्थल किसको बनाया? समराथल को। मुकाम तालवा गांव, जहां पर जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया। पिंपासर में जन्म हुआ, यानी एक, वैसे तो कहते हैं कि जाम्बोजी से संबंधित 8
पवित्र स्थल है राजस्थान में। 7 राजस्थान में और 1 यूपी में है। जाम्बोजी के बाद में मारवाड़ की पन्ना धाय, गोरा धाय, बाला धाय, बीजल, झलच। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत होगी। गोरा धाय है ना, ये अजीत सिंह को बचाने वाली। अजीत सिंह को बचाया किसने? गोरा धाय ने। उदय सिंह की पन्ना गुजरी है जी, पन्ना गुजरी। तो पन्ना कौन थी? पन्ना गुर्जर जाति की महिला, गुर्जर जाति की, है ना, तो वो उदय सिंह को बचाया। ठीक है। हां, एक मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह हुए थे। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह, मेवाड़ महाराणा राणा जगत सिंह, जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह भी 2 हुए थे, प्रथम और द्वितीय। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम जो है, उनकी दाई मां कौन थी? नोजूबाई। याद रखें, नोजूबाई, नोजूबाई याद रखें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का गठन आजादी के समय 50 में, कोई शक नहीं होना चाहिए, 1950 एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल कहां स्थित है? पाली में, डूंगरपुर में, जयपुर और उदयपुर में। दोस्तों, लोक सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। लोक कला मंडल, वैसे देवीलाल सामर ने इसकी स्थापना की थी 1952 उदयपुर में, 1952 में उदयपुर। ठीक है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। कई बार आया क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर। दोस्तों, अंबिका माता जगत उदयपुर में, चित्तौड़ में, पाली और जोधपुर। हमारे इस क्वेश्चन क्योंकि अंबिका माता का मंदिर पूछा है, जगत उदयपुर इज राइट ऑप्शन, 1 नंबर ऑप्शन, कोई शक थोड़ी है। जगत गांव में है। वैसे एक बात आपको पता ही होगा, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो। ठीक है, उत्तर नंबर 1 उदयपुर होगा। वैसे अंबिका माता है ना, आप इसे दुर्गा माता कह सकते हैं, दुर्गा माता, अंबिका माता अर्थात दुर्गा माता। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेता हूं क्या है। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? घूमर है, भवई है, कठपुतली है, गेर। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, घूमर। दोस्तों, घूमर नृत्य वैसे देखा जाए तो आधिकारिक नृत्य है, राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर घूमर नृत्य किया जाता है ना। वैसे घूम करके करते हैं तो गागरे का बड़ा घूम बन जाता है। वैसे तो इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन इसमें एक तकड़ी चीज यह है कि शहनाई का वादन होता है, ढोल नगाड़े और शहनाई बजती है। ठीक है, और कोई खास क्वेश्चन शायद हो गए पूरे इस पेपर में। ये रहा। अच्छा, बीबी जरीना का मकबरा। बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में, दौसा में, करौली, धौलपुर, अलवर में। हाँ जी, धौलपुर कर दें क्या? धौलपुर ही होगा बीबी जरीना का। एकदम फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है वापस। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर, है ना। अंतिम क्वेश्चन देख लेता हूं क्या है। मीराबाई का जन्म कहां हुआ? कुड़की गांव में। सलूंबर में, कुड़की, चित्तौड़, कुड़की गांव। वैसे तो कुड़की जेतारण में पड़ता है। हाँ जी, कुड़की जेतारण में। बचपन का नाम वैसे पेमल था, मीराबाई का बचपन का नाम पेमल था, पेमल। ठीक है, मीराबाई। राजस्थान की राधा कह दो, है ना। जेतारण के अंदर, अभी जेतारण ब्यावर में है, अभी जेतारण, ये कुड़की गांव जेतारण, जेतारण वर्तमान में ब्यावर में है, ब्यावर जिले में है। पहले ये पाली में हुआ करता था। ठीक है, कहते हैं इनके पिता का नाम मिलता है राव रतन सिंह। मीराबाई के पिता का नाम राव रतन सिंह, राव रतन सिंह। ये कहां के जागीरदार थे? बाजोली के जागीरदार थे, बाजोली, बाजोली के जागीरदार थे, बाजोली के जागीरदार थे। जबकि इनके दादा जो है राव दूधा, दूधा इनके दादा थे, जो मेड़ता के राजा थे, या मेड़ता के ठिकानेदार बोल सकते हो आप। इनकी अनेक रचनाएं हैं, जिसमें नरसिंह जी को मायरो रत्ना खाती के सहयोग से लिखा, गीत गोविंद पर इन्होंने टीका लिखा, और सत्य भामाजी नु रूषण दे नामक रचना, रुक्मणी मंगल, ये तमाम रचनाएं मीराबाई की है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 कुड़की गांव होगा। पिता देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, रतन सिंह, बाजोली के जागीरदार थे। क्वेश्चन बन सकता है। एक चीज और,
नवंबर 2023 में, नवंबर 2023 में इनका 525वां जन्मदिवस मनाया हमने। 525वां जन्मदिवस मनाया नवंबर 2023 में। यानी इनका जन्म एक प्रकार से 23 नवंबर 1498 को हुआ और 23 नवंबर 2023 को 525वां अपने जन्मदिन मनाया। इस दिन 525 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया भारत सरकार द्वारा। 525। तो अब मान लो 23, 24 और 25, आज तारीख कितनी है? 23 नवंबर 2025 को मीराबाई का 25, 26, 27 527वां जन्म दिवस मनाएंगे। क्यों भाई? नवंबर 2023 में 525वां जन्म दिवस मनाया हमने और 525 रुपए का स्मारक सिक्का जारी हुआ। अभी 23 नवंबर आ रही है 2025, आज हो गई 22, हो जाएगी अब थोड़ी देर बाद। 23 को मीराबाई का जन्म है, जरूर याद करें।